हाय गाइस, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब आ चुका है समय क्वेश्चन बैंक करने का, राइट? समय आ चुका है क्वेश्चन बैंक करने का। तो आइए क्वेश्चन बैंक को हम अभी ट्राई करेंगे। आपके पास क्वेश्चन बैंक होना चाहिए। इसके लिए हम ये क्वेश्चन बैंक किसका कर रहे हैं? AS11 का। क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चंस कहां से हैं? RTPs, MTPs और पास्ट एग्जामिनेशन पेपर्स। सो ये क्वेश्चन बैंक आपके पास होना चाहिए। अगर नहीं है तो ये क्वेश्चन बैंक आप परचेज कर सकते हो हमारे वेबसाइट से vsmartacademy.com। ये क्वेश्चन बैंक आप परचेज कर सकते हो, बहुत ही मिनिमम प्राइस पे, लाइक 250 रुपीज पे अवेलेबल है, आप परचेज कर सकते हो। चलो क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, उससे पहले कितने क्वेश्चंस हैं टोटल? सर जी टोटल 12 क्वेश्चंस हैं। सर जी टोटल 12 क्वेश्चंस हैं। अच्छा, हम ये सेशन ले रहे हैं लाइव स्टूडेंट्स के साथ। कुछ ये ऑनलाइन सेशन चल रहा है फेस टू फेस रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स के साथ। क्या वो बच्चे अवेलेबल हैं अभी? कहां हो आप लोग? सबसे पहले हम निपटाएंगे आरटीपी क्वेश्चंस। आरटीपी क्वेश्चंस टोटल मिला के 12 क्वेश्चंस हैं। पहले हम सारे आरटीपी क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे, फिर एमटीपी, फिर पास्ट एग्जामिनेशन पेपर्स। ठीक है, चलिए शुरू कर रहा हूं मैं। पहला क्वेश्चन जो कि पूछा गया है मई 18 में। मई 18 आरटीपी में आया था ये क्वेश्चन। आइए देखते हैं। पावर ट्रैक लिमिटेड परचेज अ प्लांट फॉर $50,000 ऑन 31st October 16, पेबल आफ्टर 6 months। पेबल आफ्टर 6 months उन्होंने एक मशीन खरीदा है, प्लांट खरीदा है $50,000 का, जो कि पेमेंट होगा 6 months के बाद। द कंपनी इंटर्ड इनटू अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बच्चों, ये क्वेश्चन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, एक बात बताऊं, आप में इतना क्वेश्चन पढ़ के, यहां तक ही क्वेश्चन पढ़ के, सिर्फ मैंने पढ़ा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ये पढ़ के समझ में आ जाना चाहिए कि ये क्वेश्चन हेजिंग का है कि ये क्वेश्चन स्पेकुलेशन का है। मैंने इसमें आपको एक हिंट दिया था कि स्पेकुलेशन में आप कोई चीज खरीदते बेचते नहीं हो। आप बिना खरीदे बिना बेचे, आप विदाउट फिजिकल डिलीवरी, आप डायरेक्ट फॉरेन करेंसी में पैसा लगाते हो, सट्टा लगाते हो। उसके लिए आपको प्लांट खरीदने की जरूरत नहीं है। और हेजिंग के केस में आप कोई सट्टा नहीं लगाते हो, आपने कोई ना कोई ट्रांजैक्शन किया है पहले। जैसे यहां पर आपने प्लांट का ट्रांजैक्शन किया है, प्लांट खरीदा है, पेमेंट आपको 6 महीने बाद करना है, और आपके इस ट्रांजैक्शन में रिस्क है, फॉरेन करेंसी फ्लक्चुएशन रिस्क है। फ्यूचर में आपको डर लग रहा है कि डॉलर का रेट बढ़ जाएगा और मुझे ज्यादा पे करना पड़ेगा। तो मैं यहां तक ही, जैसे मैंने पढ़ा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, तो मेरा दिमाग चलना शुरू हो जाएगा कि बॉस ये क्वेश्चन तो हेजिंग का है, ये क्वेश्चन स्पेकुलेशन का नहीं हो सकता। क्योंकि स्पेकुलेशन में आप प्लांट क्यों परचेज कर रहे हो भाई? आप 6 महीने बाद पेमेंट करोगे, ऐसी कोई बातें होती ही नहीं है स्पेकुलेशन में। तो भैया आपने हेजिंग कराया है, आपने एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, हेज कॉन्ट्रैक्ट किया है 6 months का 64.25। जब आपने आपका ट्रांजैक्शन डेट क्या था? 31st October 16, ठीक है ना? ऑन 31st October 16 द एक्सचेंज रेट वाज 61.5। अब देखो, जिस दिन मैंने ट्रांजैक्शन किया, तो टेक्निकली मैं ट्रांजैक्शन जिस दिन कर रहा हूं, प्लांट की एंट्री करूंगा, प्लांट अकाउंट डेबिट टू फॉरेन क्रेडिटर कितने से? प्लांट अकाउंट डेबिट टू फॉरेन क्रेडिटर कितने से? मैं करूंगा $50,000 इनटू उस दिन का स्पॉट रेट 61.5। ये स्पॉट रेट है किस दिन का? 31st of October का, ठीक है ना? मतलब मेरे जो क्रेडिटर है 61.5 इनटू 50,000, मेरे जो क्रेडिटर है 30,075, नहीं 30,75,000, ये मेरे फॉरेन क्रेडिटर है। मुझे डर लग रहा है कि मुझे इससे ज्यादा पेमेंट ना करना पड़े।
वैल्यू बढ़ गई, जितनी ज्यादा वैल्यू बढ़ेगी उतना मेरा नुकसान होगा। तो मैं किसी थर्ड पार्टी के पास गया, स्पेशली बैंक के पास गया जो फॉरेन एक्सचेंज में डील करते हैं, और उनके साथ मैंने एक रेट तय कर लिया 64.25 का। 64.25 के रेट को मैं बोलूंगा फॉरवर्ड रेट, मैं बोलूंगा फॉरवर्ड रेट। ये हो गया 64.25। अब मेरे पास फॉरवर्ड रेट है, इसका मतलब क्या हुआ, आफ्टर 6 मंथ्स मार्केट में फॉरेन करेंसी का रेट कुछ भी हो जाए उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि मैंने एक रेट तय कर लिया 64। मतलब जब मुझे 6 महीने बाद डॉलर्स में पेमेंट करना होगा तो मैं इस बैंकर के पास जाऊंगा और बोलूंगा कि आप मुझे डॉलर बेचिए 64.25 में, मैं आपसे आपके साथ रेट तय कर चुका हूं, इसके लिए मैंने सामने वाले को कमीशन वगैरह दी होगी, तो ये मेरा रेट तय हो चुका है। तो ऐसे केस में हमें क्या निकालना पड़ता है, हमें निकालना पड़ता है फॉरवर्ड प्रीमियम। आपको याद होगा जब मैंने आपको AS11 करवाया था, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बता रहा था, तो मैं आपको बोला था कि हेज का सबसे बेस्ट एग्जांपल इस लाइफ का, सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल कौन सा है, इंश्योरेंस। जब तुम इंश्योरेंस करवाते हो तो तुम्हारी रिस्क जीरो नहीं होती, पर रिस्क तुम अपनी कम कर देते हो। चलो लगता है कि चलो ठीक है, कॉम्पनसेशन देने के लिए कोई कंपनी बैठी है, तुम उनके लिए उसको प्रीमियम पे करते हो। तो यहाँ पर एक तरीके से तुमने एक रिस्क इंश्योरेंस करवा लिया जिसके लिए तुम्हारी प्रीमियम तुम्हारे जेब से लग रहा है 64.25 माइनस 61.5, 64.25 माइनस 61.5, तो ये हो गया 2.75 पर डॉलर। तुम्हारा फॉरवर्ड प्रीमियम हो गया। अगर प्रीमियम होता है तो उसको एक्सपेंस बोलते हैं, और अगर यही चीज नेगेटिव होती तो हम उसको बोलते हैं फॉरवर्ड डिस्काउंट, मतलब इनकम। अब टोटल प्रीमियम कितना है, $50,000 इंटू 2.75, 137.5, मतलब 1,37,000 एक्सपेंस। हमारा AS11 क्या कहता है बच्चों, मुझे आपसे ट्रीटमेंट पूछना है, जो लाइव वाले बच्चे हैं मुझे ट्रीटमेंट पूछना है। ये AS11 के अकॉर्डिंग मुझे इसको कहां ले जाना चाहिए, 1,37,500। AS11 मुझे इसका क्या ट्रीटमेंट बताता है, आगे के लिखा क्या है, you are required to calculate the amount of profit or loss on forward contract to be recognized in the books of the company for the year ended 31st March 17। मैं आपको एक चीज बता दूं, वैसे ये जो कॉन्ट्रैक्ट डेट थी वो थी 31 अक्टूबर, और कॉन्ट्रैक्ट 6 महीने का है, मतलब नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मतलब ये 30th अप्रैल 17 पे खत्म होगा। पर मेरा ईयर एंड बीच में आ रहा है 31 मार्च। हाँ, तो मुझे बताइए, मैं वेट कर रहा हूँ, ऑनलाइन जो बच्चे मुझे अभी सुन रहे हैं, मैं वेट कर रहा हूँ, मुझे बताइए कि क्या लगता है इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, 1,37,500 का क्या ट्रीटमेंट होगा, क्या ट्रीटमेंट होगा, टेल मी। यस, वेरी गुड स्नेहा, सबसे पहले स्नेहा ने जवाब दिया। 1,37,500 को मैं ओवर द 6 मंथ्स, ओवर द कॉन्ट्रैक्ट लाइफ में मैं अमोटाइज करूंगा, डेफर एंड अमोटाइज ओवर द कॉन्ट्रैक्ट लाइफ। तो 1,37,500 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 5। अब अमोटाइज करूंगा तो उसमें से 5 महीने किस में आ रहे हैं, 5 महीने किस में आ रहे हैं, ईयर एंडिंग 31 मार्च 17 में। तो मेरा एक्सपेंस कितना बुक होगा, 1,37,500 डिवाइड बाय 6 इंटू 5, ये होगा 114,583। तो 114,583 का P&L में एक्सपेंस बुक होगा, जो आपसे पूछ रहा था 114,583। सर जी हमने यहाँ पर सॉल्यूशन में सिर्फ सॉल्व किया हुआ है, आपको बेटे प्रोविजन लिख के आना पड़ेगा एज पर AS11 ऑन फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट्स, हेज अकाउंटिंग, हेजिंग ब्रैकेट में हेजिंग, any forward premium or forward discount shall be deferred and amortized over the contract life, over the contract life। Here till 31st March हम amortize करेंगे 114,583, the remaining amortization will be done in the month of April। ठीक है, चलिए अब देखिए, अगर आपको आंसर कुछ इसमें देखना है तो आप देख सकते हो, फिर अपन क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं।
ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2 और ये पूछा गया है आरटीपी नवंबर 18 एंड नवंबर 20। दो बार ये आरटीपी में कवर हुआ है, नवंबर 18 और नवंबर 20। आगे बढ़ सकते हैं ना बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पे, जल्दी बोलो। क्लासिफाई द फॉलोइंग आइटम्स एज मॉनिटरी और नॉन मॉनिटरी आइटम्स। मॉनिटरी और नॉन मॉनिटरी आइटम्स। अच्छा, सबसे पहले वो आपसे बोल रहा है कि बताइए कौन से आइटम्स मॉनिटरी होते हैं, कौन से नॉन मॉनिटरी, किसमें से। वो बोल रहा है शेयर कैपिटल बताओ क्या होता है, वो बताओ ट्रेड रिसीवेबल्स क्या होता है, वो बोल रहा है इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स क्या होता है, और फिक्स्ड एसेट्स क्या होता है। थोड़ा सा साथ साथ जुड़ जुड़ के लिखे हुए हैं, कायदे से एक के बाद एक होने चाहिए थे। तो मुझे बताइए इनमें से शेयर कैपिटल क्या होता है, ट्रेड रिसीवेबल्स क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी क्या होता है, और फिक्स्ड एसेट्स क्या होता है। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि मॉनिटरी आइटम मतलब क्या, एनी एसेट और एनी लायबिलिटी। अच्छा, इससे पहले भी मॉनिटरी आइटम मींस मनी हेल्ड, मतलब कैश, बैंक बैलेंस, ठीक है ना, और एनी एसेट एनी लायबिलिटी विच इज रिसीवेबल, एसेट होगा तो रिसीवेबल, और पेबल, लायबिलिटी होगा तो पेबल, इन फिक्स्ड और डिटर्मिनेबल अमाउंट ऑफ कैश, जिसका वैल्यू फिक्स है, जिसका वैल्यू डिटर्मिनेबल है। पहले से ही मुझे पता है कि मुझे कितना मिलेगा या कितना पे करना पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूं कि शेयर कैपिटल क्या होगा, शेयर कैपिटल आपका नॉन मॉनिटरी होगा। सर क्यों शेयर कैपिटल हमारा नॉन मॉनिटरी क्यों होगा? सिंपल सी बात है बेटा, शेयर कैपिटल नॉन मॉनिटरी इसलिए होगा क्योंकि शेयर कैपिटल तेरी बुक्स में तो जो दिख रहा है वो दिख रहा है, पर मार्केट में शेयर्स की वैल्यू तो अप एंड डाउन होती रहती है, ठीक है ना, तो वो फिक्स्ड और डिटर्मिनेबल वैल्यू नहीं है। दूसरा, इसको तू ऐसे सेंस में ले सकता है कि शेयर कैपिटल मतलब किसका पैसा, शेयर होल्डर्स का पैसा। क्या उनका पैसा, उनकी लायबिलिटी फिक्स है क्या शेयर होल्डर्स की? नहीं, शेयर होल्डर्स का तो ऐसा होता है कि कंपनी जब तक लिक्विडेट नहीं हो जाती कंपनी उनको वापस नहीं करेगी पैसा, और अगर कंपनी लिक्विडेट हो जाती है तो सबसे लास्ट में वापस करेगी जितना बचेगा। जरूरी नहीं कि जितना शेयर कैपिटल है उतना पूरा पूरा देना पड़ेगा। तो शेयर कैपिटल हमेशा नॉन मॉनिटरी होता है। रीजन, क्योंकि लिक्विडेशन के टाइम पर जब हम रीपे करेंगे शेयर होल्डर्स को तो उनका एग्जैक्ट कैपिटल के बराबर रीपे होगा, हम उसकी गारंटी नहीं देते। ट्रेड रिसीवेबल्स तो मॉनिटरी होते हैं क्योंकि मुझे डेटर से कितना पैसा मिलना है मुझे पता है। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स डेफिनेटली नॉन मॉनिटरी, ये वही हो गया ऊपर के शेयर कैपिटल की तरह। वहां शेयर कैपिटल था इश्यूअर के पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्वेस्टमेंट है इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। भाई आपने किसी कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट किया, वैल्यू तो अप एंड डाउन होती रहती है। फिक्स्ड एसेट्स ये भी आपके नॉन मॉनिटरी हो क्योंकि इनका डेप्रिसिएशन होता रहता है। ट्रेड रिसीवेबल्स को छोड़कर बाकी सारे के सारे आपके क्या होंगे, नॉन मॉनिटरी। आंसर करने के लिए मुझे पर्सनली फील होता है कि इन्होंने आंसर में तो ठीक है उन्होंने बस ये लिख दिया, आपको एक छोटा सा 2 लाइन आपको लिखना चाहिए। एज पर AS 11 मॉनिटरी आइटम्स मींस any money held or any asset or liability which is receivable or payable in fixed or determinable amount of cash under the contract। बस खत्म। एक लाइन लिखने से ना 4 चांद लग जाएंगे आपके आंसर को। अगर आप अपने आंसर को 4 चांद लगाना चाहते हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो इसमें 2-3 चांद तो इसमें भी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इसी में एक और है, you are required to ascertain the loss gain for the financial year 16, 17, 17, 18 and also give their treatment as per AS 11। भैया आपसे 2 साल का लॉस और गेन पूछ रहा है 16, 17, 17, 18 और ट्रीटमेंट बताइए AS 11 के हिसाब से। गुड्स परचेज किए हैं $15,000 ऑन 1 जनवरी, 75 का रेट था, ये आपका स्पॉट रेट है। मैं आपको बता दूं कि एज पर AS 11 जब भी आप कोई फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन करते हो तो आपको उस दिन के ट्रांजेक्शन, उस दिन के रेट पर आपको ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना पड़ता है। एक्सचेंज रेट ऑन 31 मार्च, ईयर एंड पे एक्सचेंज रेट कम हो गया। यार एक बात बताओ, अगर ईयर एंड पे एक्सचेंज रेट कम हो गया 75 से 74, आपने गुड्स परचेज किए हैं, उसका पेमेंट आपको बाद में करना पड़ेगा क्योंकि पेमेंट आप सेटल कर रहे हो बाद में। यार सोचो 75 से 74 हो गया, ये तो आपकी बल्ले बल्ले हो गई। कैसे सर? भाई 75 के ऊपर ट्रांजेक्शन की, 75 के रेट पर ट्रांजेक्शन किया था, डर था कि 75 से ऊपर वैल्यू बढ़ेगी तो ज्यादा पेमेंट करना पड़ेगा, या तो वैल्यू गिर गई तो मुझे तो पेमेंट कम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ईयर एंडिंग में आपका एक्सचेंज गेन आएगा 1 रुपी के हिसाब से। फिर डेट ऑफ एक्चुअल पेमेंट यहाँ पर एक और 1 रुपी के हिसाब से आपका एक और गेन आएगा।
तो कुल मिला के क्या पूछ रहा है, एसेट इन लॉस और गेन। तो कुल मिला के आपको एक्सचेंज गेन एक तो आएगा आपका 31 मार्च को, 31 मार्च 17, और ये आएगा दूसरा 7/7/17। 1 रुपी का इंटू $15,000, तो ये 15,000 रुपीज। मुझे लगता है अपन ने ऐसा सेम क्वेश्चन अपनी ट्रम्प बुक में भी किया हुआ है, सेम टू सेम मुझे लगता है इसका क्वेश्चन हमने अपनी ट्रम्प बुक में भी किया हुआ है। तो कुल मिला के ये P&L में जाएगा दोनों। और क्या बोल रहा है, गिव द ट्रीटमेंट एज पर AS, गेन निकाल लिया और इसका ट्रीटमेंट आपका AS 11 के हिसाब से यही होगा, P&L में जाएगा। अच्छा, क्या प्रोविजन लिखना चाहिए? बिल्कुल लिखना चाहिए कि एज पर AS 11 फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस आर इनिशियली रिकॉर्डेड एट स्पॉट एक्सचेंज रेट 75, एट ऑन सब्सिक्वेंट मेजरमेंट एट बैलेंस शीट डेट द फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम्स FCMI, यहां पर फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम होंगे आपके क्रेडिटर्स, shall be recognized as per, shall be converted as per closing exchange rate, whatever the gain or loss is there, that is to be recognized in profit and loss. Again on settlement date, exchange gain or loss will be recognized in P&L. Simply आपको इतना लाइन लिख के आना है और आपको ट्रीटमेंट बताना है। तो ये देखिए कि 15,000 का ट्रीटमेंट आपका क्रेडिट होगा P&L में, ऊपर भी आपका 15,000 आपका क्रेडिट होगा P&L में। सिंपली वो उसने भी आपको थ्योरी लिख के बताई है, हम आपको चाहो तो टेबल लिख के बता दें। एक तरीके से यही हुआ, और आपका AS 11 का प्रोविजन आपको लिखना है। क्या बोलते हो बेटा, हो गया आपसे, समझ में आया? ऑनलाइन बच्चे बताइए। अच्छा, एक चीज इंपॉर्टेंट, मैं ये सारे क्वेश्चन बैंक के लेक्चर्स, हमने जितने भी क्वेश्चन बैंक के लेक्चर्स रिकॉर्ड किए हैं, हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पे ही रिकॉर्ड किए हैं, और मुझे लगता है अपन ने रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स पे भी रिकॉर्ड किए थे। तो अपन ने बाकी क्वेश्चन बैंक के लेक्चर्स तो रिकॉर्ड किए नहीं है इस क्लास में, बट ये हमने जितने भी क्वेश्चन बैंक के लेक्चर्स रिकॉर्ड किए हैं, स्पेशली ये सारे AS के, मैं ये सारे यूट्यूब पे डाल दूंगा। इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा सभी बच्चों को हो जाएगा, और इसके अलावा आप रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स को भी हो जाएगा कि एग्जाम टाइम में आपको अगर कोई भी क्वेश्चन बैंक का कोई भी क्वेश्चन अगर दिक्कत दे रहा है, तो आप फटाक से यूट्यूब पे जाके, मेरे चैनल पे जाके आप वो लेक्चर ले सकते हो। उसका एक सेपरेट प्लेलिस्ट रहेगा, क्वेश्चन बैंक का सेपरेट प्लेलिस्ट रहेगा, आप कोई भी लेक्चर पिक करोगे आप इमीडिएटली देख पाओगे। तो ये सारे क्वेश्चन बैंक के लेक्चर्स आपके यूट्यूब पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कब आया भाई? ये मई 19 और इसके अलावा MTP मार्च 20 में। अच्छा, ये RTP का मई 19 का भी है और इसके अलावा MTP में आया है मार्च 20 में। चलिए देखते हैं। राउ लिमिटेड परचेज अ प्लांट फॉर $1 lakh ऑन 1 February, पेबल आफ्टर 3 months। 1 February मतलब फरवरी, मार्च, अप्रैल, फरवरी पूरा, मार्च पूरा, अप्रैल पूरा, मतलब 1 मई को ये होगा पेबल। कंपनी इंटर्ड इनटू अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, देख के ही समझ में आ गया। बताओ, सेम टू सेम आपका सिमिलर क्वेश्चन नंबर 1 की तरह, सेम वही बोल रहा है। प्लांट परचेज किया, बस वैल्यूज अलग अलग है। प्लांट परचेज किया, फिर कंपनी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में इंटर हो गई, 3 महीने है, आप यहाँ पर फॉरवर्ड प्रीमियम निकालोगे, फरवरी मार्च 2 महीने का आप P&L में ले जाओगे, और बाकी मतलब P&L में अमोर्टाइज करोगे, बाकी रिमेनिंग फॉरवर्ड प्रीमियम नेक्स्ट ईयर में अप्रैल में जाएगा। क्या बोलते हो? ये तो हेजिंग वाला क्वेश्चन है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर सिमिलर एज अबव, क्वेश्चन नंबर 1, सिमिलर एज अबव क्वेश्चन नंबर 1। तो मैं करवाऊं नहीं करवाऊं, डायरेक्ट देख लेते हैं। रेट क्या है? आपने रेट फॉरवर्ड रेट लिया 49.15 में, आपका स्पॉट रेट 1 फरवरी का 48.85 था, तो 49.15 माइनस 48.85, कुल मिला के फॉरवर्ड प्रीमियम 0.3 इंटू 1 लाख मतलब 30,000, 30,000 डिवाइड बाय 3 इंटू 2 मतलब करंट ईयर में 20,000 का आपका फॉरवर्ड प्रीमियम एक्सपेंस ऑफ होगा P&L में, रिमेनिंग आपका 10,000 अगले साल में एक्सपेंस ऑफ होगा P&L में। सिंपल। कमेंट करके बताओ, आगे बढ़े। कमेंट करके बताओ आगे बढ़े कि नहीं।
क्वेश्चन नंबर 4 में दो क्वेश्चंस हैं, May 20 आरटीपी में पूछा गया है। अच्छा एक सेकेंड रुको। मेरा क्वेश्चन है लाइव स्टूडेंट्स के साथ, जो लाइव मेरे लेक्चर्स अभी देख रहे हैं, जो क्योंकि वो मेरे रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं। आप लोग ये क्वेश्चन बैंक कौन से रजिस्टर में, कौन सी कॉपी में कर रहे हो? ऐसे ही इधर उधर है कि आपने इसका सेपरेट कॉपी बनाया है, या फिर जो अपन ने एएस वाली कॉपी बनाई थी उसी में कर रहे हो? अपन ने जो एएस वाली कॉपी बनाई थी उसी में कर रहे हो? एएस वाली कॉपी बनाई थी उसी में कर रहे हो? कि सेपरेट रजिस्टर बनाए, मतलब क्या कर रहे हो? अरेंज फॉर्म में लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो भाई? एएस की कॉपी में, हाँ ठीक है, पर एएस की कॉपी में मतलब एएस बीच में क्वेश्चन बैंक कैसे कर रहे हो? सेपरेट क्वेश्चन बैंक कॉपी में। वेरी गुड, ये बहुत अच्छा है ज्ञानेश्वर, बहुत अच्छा काम किया तुमने। सेपरेट क्वेश्चन बैंक कॉपी में ये सबसे बेस्ट है। हाँ मतलब कहने का मतलब अरेंज प्रॉपर वे में करना, ऐसा ना हो कि एग्जाम टाइम में आपको खुद अपने ये सब कुछ रेफर करने में आपको परेशानी हो, ये ध्यान रखना आप। चलिए, एक्स लिमिटेड परचेज्ड फिक्स्ड असेट परचेज किया कॉस्टिंग ₹5 लाख ऑन 1 जनवरी फ्रॉम एन अमेरिकन कंपनी मेजर्स M&M लिमिटेड। The amount was payable after 6 months. The company entered into a forward contract. भाई साहब कितनी बार फॉरवर्ड, आप समझ गए हो कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट पे क्वेश्चंस आरटीपी में तो अच्छे खासे दिए हैं, ठीक है ना? अच्छा, ट्रांजेक्शन कब किया था? 1 जनवरी को, ओके, और 5 मंथ्स, ठीक है, जनवरी ठीक है, जनवरी में ट्रांजेक्शन किया था, पेबल आफ्टर 6 मंथ्स और फॉर 5 मंथ्स एट द रेट ऑफ ₹62.5। तो ये हो गया आपका फॉरवर्ड रेट। एक्सचेंज रेट पर डॉलर एज वाज फॉलोज। जनवरी में आपका एक्सचेंज रेट, स्पॉट एक्सचेंज रेट कितना था? 60.75। मार्च में 63 हो गया। बेटा मार्च में 63 होने से क्या मतलब? हमें कोई मतलब ही नहीं है, इसका कोई रेलेवेंस ही नहीं है। 63 हो गया उससे क्या मतलब? 63 हो गया उससे क्या मतलब? तो 60.75 माइनस 62.5, 62.5, 1.75 इंटू 5 लाख, ये कितना हो गया? 8,75,000, 8,75,000। आई बात समझ में कि नहीं? आपने ये कितने महीने का कॉन्ट्रैक्ट किया? आपने ये 5 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट किया। ध्यान से देखिए, अब देखो इस क्वेश्चन में थोड़ी सी हल्की सी उलझन हो सकती है कि सर 6 मंथ भी लिखा है, 5 मंथ भी लिखा है, 6 मंथ बाद मुझे पे करना है, पर मैंने जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट लिया है वो सिर्फ 5 मंथ का लिया है। तो याद रखिएगा, यहां पर जो मेरा लॉस निकला, फॉरवर्ड प्रीमियम जो निकला 1.75 इंटू $5 लाख, तो ये निकला आपका 875। ये आपके 5 मंथ्स के लिए है, ये आपके 5 मंथ्स के लिए है, ठीक है ना? 5 मंथ्स के लिए आपका है, क्योंकि 5 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट है। कब किया? जनवरी में। यू आर रिक्वायर्ड टू स्टेट हाउ द प्रॉफिट लॉस ऑन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट वुड बी रिकॉग्नाइज्ड इन द बुक्स। तो कुल मिला के ऐसा है कि 875 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3 क्यों? जनवरी, फरवरी, मार्च एंडिंग तक, मतलब 3 महीने का फॉरवर्ड प्रीमियम आप पीएनएल में बुक करोगे, और रिमेनिंग 2 महीने का आप नेक्स्ट ईयर में पीएनएल में चार्ज करोगे। $5,25,000 आपका पीएनएल में जाएगा अमोटाइज। तो ये याद रखिएगा, इस क्वेश्चन में कोई अलग है नहीं है, सेम है, बट यहां पर ये है कि पेबल आफ्टर 6 मंथ्स बट वी हैव टेकन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट फॉर 5 मंथ्स, तो कॉन्ट्रैक्ट लाइफ 5 मंथ्स है, ठीक है? जल्दी बताइए, आगे बढ़ूं? आगे बढ़ना भी चाहिए क्योंकि सेम टू सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये थोड़ा सा डिफरेंट है। असेट्स, लायबिलिटीज, इनकम्स, एक्सपेंसेस इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशंस
आर ट्रांसलेटेड इनटू इंडियन रुपीज एट प्रिवेलिंग रेट ऑफ एक्सचेंज एट द एंड ऑफ द ईयर। ये क्वेश्चन हमने किया हुआ है, हमारी ट्रम्प का क्वेश्चन है ये। एक सेकेंड, मेरे को याद आ रहा है मैंने ये ट्रम्प में आपको AS11 में करवाया था। मुझे याद आ रहा है फॉरेन ब्रांच में हमने इसको किया था। ये असेट्स लायबिलिटीज इनकम एक्सपेंस, ये मैंने आपको बताया भी था कि इसका आंसर प्रेजेंट करने का तरीका जो है आप ऐसा फॉलो करो, या तो मैंने लिखा था ऑल्टरनेटिवली वी कैन ड्रॉ टेबल ऑफ ट्रांसलेशन टेक्निक। जो हमने टेबल बनाया हुआ है हमारे जो बुक में जो टेबल बना हुआ है ये वाला ट्रांसलेशन टेक्निक इंटीग्रल, ये आप लिख के दे दो और फिर नीचे कंक्लूजन लिख लो कि भैया नहीं जस्टिफाइड नहीं है, आपने गलत बोला है। तो अपना क्वेश्चन नंबर कौन सा है? ये वाला क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 7 है। तो ये हो हमारा सिमिलर टू इलस्ट्रेशन 7 ऑफ आवर ट्रम्प। फिर भी डिस्कस करते हैं अपन इस क्वेश्चन को। ये कह रहा है कि इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन के केस में असेट्स, लायबिलिटीज, इनकम्स, एक्सपेंसेस को हमें प्रिवेलिंग रेट ऑफ एक्सचेंज एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब क्लोजिंग रेट पे करना पड़ता है। नहीं, इसमें आपने गलत बोल दिया भाई। इंटीग्रल के केस में आपको असेट्स लायबिलिटीज में मॉनेटरी आइटम्स को क्लोजिंग पे करना पड़ता है, नॉन मॉनेटरी आइटम्स को आपको हिस्टोरिकल रेट पे करना पड़ता है, रेवेन्यू आइटम्स को, इनकम और एक्सपेंस को आपको एवरेज रेट पे करना पड़ता है। आगे कह रहा है द रिजल्टेंट एक्सचेंज डिफरेंस इन केस ऑफ प्रॉफिट। अगर आपका एक्सचेंज डिफरेंस आ रहा है और प्रॉफिट आ रहा है तो आप उसको कैरी करते हो अदर लायबिलिटी में, आप उसको लायबिलिटी में ले जाते हो प्रॉफिट को। कैसे? प्रॉफिट का क्रेडिट बैलेंस होता है, लायबिलिटी भी क्रेडिट होता है, आप उसको लायबिलिटी में दिखा देते हो। मतलब वो कह रहा है आप रिजर्व एंड सरप्लस में ले जाते हो या डेफर्ड इनकम बोल देते हो। और अगर लॉस होता है तो आप उसको P&L में, रेवेन्यू में डाल देते हो। यू आर रिक्वायर्ड टू कमेंट इन लाइन विद AS11। कमेंट करके हम बताएंगे कि भाई तुम बिल्कुल गलत हो। एज पर AS11 ट्रांसलेशन टेक्निक कुछ इस तरीके से होती है इंटीग्रल में कि नॉन मॉनेटरी आइटम्स क्लोजिंग रेट, नॉन मॉनेटरी आइटम्स हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब प्रिवेलिंग ऑन द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, स्पॉट रेट मतलब रेवेन्यू आइटम्स एवरेज रेट। फिर हम बताएंगे कि आप ये भी बता सकते हो कि हेड ऑफिस का बैलेंस सेम एक्चुअल बैलेंस इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, गुड्स का बैलेंस एक्चुअल बैलेंस इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, गुड्स रिसीव वाला। जो भी एक्सचेंज डिफरेंस आएगा, चाहे प्रॉफिट होगा चाहे लॉस होगा, वो आपके P&L में जाएगा। तो यहाँ पर जो ट्रीटमेंट किया है वो बिल्कुल भी नहीं है सही, वो AS11 के अकॉर्डिंग नहीं है। अब इन्होंने जो पूरा पैराग्राफ डाला है, पैराग्राफ के बजाय आप ट्रांसलेशन टेक्निक लिख के फिर नीचे कंक्लूजन लिख के आ सकते हो। तो चलिए, ये क्वेश्चन भी देखा क्वेश्चन लगा है। क्वेश्चन बैंक डिस्कस करने का पर्पस क्या है? क्वेश्चन बैंक डिस्कस करने के पर्पस, देयर आर सो मेनी पर्पस, बस उसमें से जो मेन 2 पर्पस है वो ये है। पहला, आपके कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करना, बूस्टअप करना। रीजन, जब हम क्लास में क्लास बुक से जो क्वेश्चंस करते हैं तो बच्चे के मन में हमेशा एक डाउट रहता है कि सर पेपर में कैसा आएगा, एग्जाम में कैसा आएगा। तो उससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हाँ यार ऐसे ही क्वेश्चन हमने क्लास में किए हुए। दूसरा, ज्यादा प्रैक्टिस होगी तो भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो ज्यादा प्रैक्टिस बढ़ाना और आपके अल्टीमेटली कॉन्फिडेंस बूस्ट करना। तो क्वेश्चन नंबर 4 डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 नवंबर 19 में आरटीपी में आया है। नवंबर 19 की आरटीपी में आया है। ट्रेड रिसीवेबल्स एज ऑन 31st March 19 in the books of XYZ Limited include an amount receivable from Umesh rupees 5 lakh recorded at the prevailing exchange rate on the date of sale, that is 58.5. $1 is equal to 61.2 on 31st March. अच्छा, explain briefly the accounting treatment needed in this case. सिंपल है भाई, अगर मैंने 5 लाख रुपए रिकॉर्ड किए हैं और उसको इनिशियल रिकॉग्निशन हमने किया था 58.5 पर डॉलर के हिसाब से, तो उमेश से मुझे ओरिजिनली जो मुझे उमेश से लेने हैं वो $8547 रिसीवेबल लेने हैं। अब ये मेरा क्या है? ये मेरा FCMI है, फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम।
इसको मैं क्या करूंगा, मैं इसको बैलेंस शीट डेट पर ट्रांसलेट करूंगा एट क्लोजिंग रेट, और क्लोजिंग रेट मतलब कितना, 61.2। तो देयरफॉर रिसीवेबल फ्रॉम उमेश कितना हो जाएगा, 8547 इंटू 61.2, 523076, 523076, ठीक है, ये हो जाएगा। देयरफॉर एक्सचेंज गेन कितना आएगा, पिछला वाला 5 लाख था, अब हो गया 523076, तो 23,076 रुपीज एक्सचेंज गेन, ये आपके पीएनएल में जाएगा। एफसीएमआई का जो भी सब्सिक्वेंट मेजरमेंट हुआ उसका पीएनएल में जाएगा, ठीक है। ठीक है, आगे ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो रहा है, पढ़ो इसको, सेम वही है। पावर ट्रैक लिमिटेड 50,000 यूएस डॉलर 6 मंथ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट 64.25 61.5, ये आपका पूरा का पूरा सेम टू सेम रिपीटेड क्वेश्चन। पावर ट्रैक 50,000 यूएस डॉलर 6 मंथ्स, रेट्स भी वही हैं 61.5 64.25, तो क्वेश्चन नंबर 1 का सिमिलर। सेम, सिमिलर भी क्या, सेम। सेम एज क्वेश्चन नंबर 1। आपको नहीं लग रहा कि कुछ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर आरटीपीज में ज्यादा ही क्वेश्चंस हैं, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट वो भी हेजिंग हेजिंग हेजिंग। चलो, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 डन। क्वेश्चन नंबर 6 मई 21 की आरटीपी, क्वेश्चन नंबर 6 मई 21 की आरटीपी, मई 21 का आरटीपी क्वेश्चन नंबर 6। यार क्या, क्लासिफाई द फॉलोइंग आइटम इनटू मॉनिटरी नॉन मॉनिटरी, ये तो वही है, शेयर कैपिटल नॉन मॉनिटरी, ट्रेड पेबल मॉनिटरी, कैश बैलेंस मॉनिटरी, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट नॉन मॉनिटरी। ट्रेड पेबल्स और कैश बैलेंस आपके मॉनिटरी है, बाकी दोनों नॉन मॉनिटरी है, राइट। वैरायटी कम लगी, मैक्सिमम क्वेश्चंस वाज बेस्ड ऑन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। एक और आते हैं क्वेश्चन, क्या है ये देखें। ट्रेड पेबल्स ऑफ कैट लिमिटेड इंक्लूड अमाउंट पेबल टू जेबीबी रुपीज 10 लाख recorded at the prevailing exchange rate on the date of transaction recorded at 80 rupees। तो इसका मतलब रुपीज 10 लाख और रुपीज 80, तो इसका मतलब हुआ डॉलर, डॉलर कितना हुआ, ये हुआ $12,500 पेबल टू जेबीबी। The exchange rate on the balance sheet date was 85. You are required to calculate the amount of exchange difference. Also explain the accounting treatment. भाई सीधी बात है, ये क्या है, ये है आपका FCMI। आप बोलोगे as per AS 11 FCMI shall be subsequently measured on balance sheet date at closing exchange rate, resulting gain or loss shall be transferred to profit and loss immediately। तो into 5
तो ये हो जाएगा 62,500, ये आपका हो गया एक्सचेंज लॉस, आपका जाएगा पीएनएल में। ठीक है, और ट्रेड पेबल वैल्यू कितना हो गया, 85 के हिसाब से 1062,500। बैलेंस शीट डेट का। ठीक है, तो ये भी वैसा ही क्वेश्चन था जो अभी अपन ने ऊपर किया, उसमें ट्रेड रिसीवेबल्स थे उमेश वाले, यहाँ ट्रेड पेबल्स हो गए। वैरायटी बहुत कम दिखी, ये लोग चाहते तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछ सकते थे। आरटीपी में इन्होंने अब एक भी क्वेश्चन पैरा 46 पे नहीं पूछा। आरटीपी में इन्होंने फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस पे ऊपर पूछा बट ठीक ठाक पूछे। इसके अलावा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट पे ही पूछा। फॉरेन ऑपरेशन पे इन्होंने अच्छे क्वेश्चंस नहीं पूछे, वो चलो मान सकते हैं क्योंकि वो ब्रांच अकाउंट्स में ऑलरेडी कवर हो जाता है। अब आते हैं अपन अपने एमटीपी क्वेश्चंस पे। मैं 2 मिनट का ब्रेक लेना चाहूंगा, आप इस क्वेश्चन को पढ़ो, मैं 2 मिनट बाद वापस आता हूं।
यस, क्वेश्चन नंबर 7 किया क्या आपने? कौन सा एमटीपी है भाई? May 18 का एमटीपी है। क्वेश्चन नंबर 7 किया क्या? मैंने तो बिल्कुल अभी पढ़ा भी नहीं है, मैं आपसे पूछ रहा हूं। चलो मैं पढ़ना शुरू करूं। Om Limited purchased an item of property, plant and equipment for $50 lakhs on 1/4/19. The same was fully financed by the foreign currency loan. ये आया है क्वेश्चन, मजा भाई। आपने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट खरीदा है। मैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को हाईलाइट क्यों कर रहा हूं? मुझे पैरा 46 की याद आ रही है, पता नहीं क्यों, कि भैया फुल्ली फाइनेंस्ड बाय फॉरेन करेंसी लोन, फॉरेन करेंसी लोन से खरीदा। पैरा 46 की याद आ रही है मुझे, लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी मॉनिटरी आइटम, वो भी किसके रिलेशन में? डेप्रिशिएबल एसेट के रिलेशन में। ठीक है। रीपेबल इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स एनुअली। अच्छा जी, ठीक है। 50 लाख का लोन 10 लाख 10 लाख 10 लाख 10 लाख करके पे करेंगे, 50 लाख डॉलर्स। एक्सचेंज रेट एट द टाइम ऑफ परचेज वाज 60, ये तो स्पॉट एक्सचेंज रेट है, इनिशियली रिकॉर्ड होगा। 31 मार्च 20 मतलब एक साल बाद फर्स्ट इंस्टॉलमेंट वाज पेड व्हेन $1 फेस्ड 62, क्लोजिंग रेट 62। आगे कह रहा था इंटायर लॉस ऑन एक्सचेंज वाज इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है? ये कह रहा है पूरा जो एक्सचेंज लॉस हमने बुक किया ना ₹2 का, वो हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में बुक कर दिया। ये क्या कर रहे हो? नहीं नहीं, ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं है। ट्रीटमेंट दो होते हैं, या तो नॉर्मल कि भाई आपका जो भी एक्सचेंज लॉस है, एक्सचेंज गेन आ रहा है, उसको आप P&L में ले जाओ, P&L में ले जाओ। या तो पैरा 46 का ऑप्शन है आपके पास, अगर आपके पास लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी मॉनिटरी आइटम है तो ऑप्शन दे रहे हैं, ऑप्शन चाहो तो P&L में जाओ, ऑप्शन दे रहे हैं कि तुम्हारा जो भी एक्सचेंज गेन लॉस आ रहा है उसको कैपिटलाइज कर दो एसेट की कॉस्ट में। Om Limited normally provides depreciation on an item of property, plant, and equipment at 20% on WDV basis. Exercise the option to adjust the cost of asset for exchange difference arising out of loan restatement and payment. Calculate the amount of exchange loss, its treatment and depreciation on this item. अच्छा चलो ठीक है। अब वो बोल रहा है कि आपका भैया ट्रीटमेंट बताइए, तो ट्रीटमेंट हमें AS 11 के हिसाब से क्या बोलेंगे? इनिशियल रिकॉग्निशन स्पॉट पे, चलो ठीक है। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट क्लोजिंग रेट पे, ठीक है। व्हाटएवर द डिफरेंस अराइज, या तो P&L में ले जाओ, या तो एक एक्सेप्शन है, ऑप्शन है पैरा 46 लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी, क्योंकि आपने जो लोन लिया है वो 5 इयर्स के लिए, तो लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी मॉनिटरी आइटम हो गया। उसका जो एक्सचेंज डिफरेंस आएगा, अगर वो LTFCMI, जो ये LTFCMI अगर आपका ये डेप्रिशिएबल एसेट से रिलेटेड है तो आप कैपिटलाइज करोगे कॉस्ट में, और रिवाइज्ड कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन लगेगा प्रोस्पेक्टिवली। तो मैं यहां बोलूंगा इनिशियल रिकॉग्निशन 1419, $1419, 50 lakhs। $3,000 lakhs। Next, subsequent measurement on 31st March 20। यहां पर हमने रीपे भी किया है 50 लाख में से 10 लाख, तो क्या हुआ? रीपे किया होगा वो भी तो 62 के हिसाब से किया होगा ना, तो ₹2 तो आपने वहां पर भी ज्यादा दे दिया, और बाकी जो रिमेनिंग 40 का आपका लोन बचा वो भी आप इसको 62 पे लेके आओगे। देखो 50 लाख का लोन है, रीपे कर रहे हो 10 लाख, कितने में रीपे करोगे? आज की डेट के हिसाब से 62 पे करोगे, और जो रिमेनिंग लोन बचेगा आपका वो भी तो आज की डेट के हिसाब से 62 पे मेजर करोगे। तो कुल मिला के पहले आप 62 पे मेजर कर लो 3100 lakhs, ठीक है। इसमें से आप बोलोगे कि भाई रीपे किया, रीपेड, तो 3100 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट है ना, 620। आउटस्टैंडिंग लोन 2480,
ठीक है, दिक्कत यहां नहीं है, दिक्कत क्या है, दिक्कत यह है कि आपका जो एक्सचेंज लॉस आ रहा है उसका क्या होगा, 100 लाख। अप्लाई पैरा 46, अप्लाई पैरा 46 गाइस, अप्लाई पैरा 46। और पैरा 46 जब अप्लाई होगा तो क्या होगा, ₹100 लाख exchange loss should be capitalized to cost of property plant and equipment। ठीक है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट डेबिट टू एक्सचेंज लॉस। अब क्या होगा इससे, यहां तक नोट कर लिया, रिवाइज्ड कॉस्ट ऑफ पीपीई, कॉस्ट ऑफ पीपी रिवाइज। आपने इनिशियली रिकॉग्निशन किया था तो एंट्री क्या की थी, पीपी अकाउंट डेबिट टू फॉरेन करेंसी लोन। अरे भाई आपने फॉरेन करेंसी लोन लेके पीपी ले लिया, दो एंट्री भी करना चाहो तो कर सकते हो कि बैंक अकाउंट डेबिट टू फॉरेन करेंसी लोन, फिर उसी बैंक के ट्रांजेक्शन से पीपी अकाउंट डेबिट टू बैंक। आगे 20% का डब्ल्यूडीवी है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एक्सचेंज लॉस, निकाल लिया, इट्स ट्रीटमेंट निकाल के, डेप्रिसिएशन बस लगा लो, डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन ऑन फर्स्ट ईयर। $620 P&L में जाएगा। याद रखना ये 620 कुछ और है, और ये जो 620 है रीपे किया है लोन का वैल्यू। ठीक है, ये 620। पूरा 100 ही किया है। ठीक है, थोड़ा सा बस उन्होंने तरीका अलग किया है, उन्होंने बोला भाई रीपे करते वक्त जो एक्सचेंज लॉस है वो 20 लाख का, और जो आउटस्टैंडिंग लोन बचा उसका 80 का, तो 20 और 80 दोनों को ऐड करेंगे। मैंने बोला भाई वो तो बात ही सही है, वो तो एक ही बार में कर दो। उन्होंने कहीं प्रोविजन लिखा नहीं है, प्रोविजन लिखना चाहिए बाकी तो। ठीक है, दैट्स इट। सो दिस इज द पॉइंट। ये क्वेश्चन उन्होंने काम का दिया है, अच्छा क्वेश्चन है। मैं यही चाह रहा था कि आरटीपी में एक आध क्वेश्चन तो ऐसा दिया जाए, पर उन्होंने दिया ही नहीं। मैंने आमतौर पर देखा है, ये मेरा सीए फाइनल में भी मैंने ध्यान दिया है और सीए इंटर में भी ध्यान दिया है, स्पेशली सीए इंटर में ये लोग आरटीपी में ना बहुत इजी क्वेश्चंस डालते हैं। कभी कभार एमटीपी में फिर भी कोई अच्छा क्वेश्चन निकल आता है, कभी कभार। इसको आप एग्जाम कर दो, आप एग्जाम में देख के जाओगे, आप एग्जाम में देख के जाओगे। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट पे चले। नेक्स्ट पे चले, पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस 8, 9, 10, 11, 12। अच्छा एक काम करते हैं, पास्ट एग्जाम क्वेश्चन में अपन पहले काम करते हैं। May 18,
नवंबर 18, मई 19, नवंबर 19, मई 20 तो हुआ ही नहीं, नवंबर 20 और जैन 21। तो आज तक 6 अटेम्प्ट हुए। कब कब पूछा गया? मई 18 में, यस। फिर नवंबर 18 में, ओके। फिर नवंबर 18 में दो पूछे गए, ऐसे कैसे हो सकता है? नवंबर 19 में, इसमें 2 बार पूछा गया, मतलब मई 19 में नहीं पूछा गया, ठीक है। जैन 21 में, नवंबर 19 के बाद जैन 21 में, मतलब यहां नहीं पूछा गया और यहां पूछा गया। तो भाई ऐसे आए हैं इसके क्वेश्चंस। अगर आप ट्रेंड देखें तो लगभग लगभग इसका क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, 60-70% चांसेस हैं कि AS11 पे क्वेश्चन आता है। पास्ट एग्जाम, पास्ट एग्जाम्स, सबसे पहले मई 18, मई 18 ABC Limited borrowed 5 lakh US dollars on 1/7/17 which was repaid on 31st/7/17। 1/7/17 है? कुछ गड़बड़ है, रुको। ये 1/7 नहीं है, 1/1 है। वन 1/17 है, हाँ। 1/1/17 पे लोन लिया, रीपे कर दिया 31st/7 पे, मतलब 7 मंथ्स। अगर 7 मंथ्स में रीपे कर दिया तो ये शॉर्ट टर्म फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम है, और शॉर्ट टर्म फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम के ऊपर पैरा 46 का एप्लीकेशन नहीं रहता। ABC prepared financial statement on 31st March. Rate of exchange between INR and USD on different dates are as under। 68 था आपका स्पॉट रेट, ये है आपका क्लोजिंग, ये है आपका सेटलमेंट। कोई दिक्कत नहीं। You are required to pass journal entries in the books of the ABC as per AS11। कोई दिक्कत नहीं। जर्नल एंट्री क्या क्या होगी? सबसे पहले 1/1/17, 1/1/17 क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू फॉरेन करेंसी लोन। नरेशन आप लिख ही सकते हो, 5 लाख डॉलर्स इंटू रेट क्या है 68.5 डिवाइड बाय 68.5। $342.5 रुपीज इन लैक्स, ठीक है। फिर क्या किया भाई? रीपे तो बाद में करेंगे। अब बैलेंस शीट यहां पर बैलेंस शीट डेट पर 31 मार्च 17, यहां पर हम करेंगे AS11 के हिसाब से सब्सिक्वेंट मेजरमेंट एट 69.5, ठीक है ना। तो ये आएगा आपका 69.5 माइनस 68.5 इंटू 5 लाख, 69 ही है ना, हाँ। ये निकला आपका एक्सचेंज लॉस। तो ये एंट्री हो गई एक्सचेंज लॉस डेबिट टू फॉरेन करेंसी लोन। फॉरेन करेंसी लोन क्या है? ये है आपका FCMI, फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम। आप ऊपर लिख सकते हो शॉर्ट टर्म।
तो ये 5 लाख रुपीस के हिसाब से आपने एंट्री कर दी, और आपने एक और एंट्री कर दी P&L अकाउंट डेबिट टू एक्सचेंज लॉस। ठीक है, फिर क्या हुआ, सेटलमेंट डेट पर 70 रुपीज का रेट हो गया। तो भाई सेटलमेंट 31/7/17, $1 बराबर 70। तो हम क्या एंट्री करेंगे, अच्छा सेटलमेंट के पहले हिसाब से 70 रुपीज इंटू $5 लाख, 7 5 35, 350 लैक्स। अच्छा यहां पर रुपीज इन लैक्स लिखा था ना मैंने, तो यहां तो बस लैक्स के हिसाब से 5 आएगा ना, ठीक है। सो 350 लैक्स हम एंट्री करेंगे टू बैंक 350 लैक्स, डेबिट करेंगे फॉरेन करेंसी लोन। फॉरेन करेंसी लोन आपका कितना हो गया था, 342.5 और 5 मतलब 347.5, 347.5। बाकी जो है वो आपका एक्सचेंज लॉस अगेन 2.5, और P&L एक्सचेंज लॉस 2.5। दैट्स इट, यही होगा 2.5 और 5 लाख। इन्होंने एंट्रीज कंबाइन करके किए, हमने अलग अलग डेट्स पर किए। ये भी अच्छा क्वेश्चन था, और मैं आपको बता दूं ये भी सिमिलर क्वेश्चन था हमारे ट्रम्प का। इफ आई एम नॉट रॉन्ग हमारे ट्रम्प में ये ऑलरेडी क्वेश्चन है। ये भी हमने किया था, क्वेश्चन बैंक में था ये वाला। ये सेम टू सेम इलस्ट्रेशन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 9, अरे कहां गए, कुछ लोग रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे, कुछ लोग रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे। क्वेश्चन नंबर 9 नवंबर 18 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 नवंबर 18 में पूछा गया है। आइए, एबीसी लिमिटेड एन इंडियन कंपनी obtained a long-term loan from WWW Private Limited, a US company, amounting to rupees 30 lakh. It was recorded at 1 rupee barabar 60, taken at exchange rate prevailing at the date of transaction. Exchange rate on balance sheet date was 62.
एक सेकंड रुक जाओ, मुझे ये पूरा सेम टू सेम क्वेश्चन शायद ट्रंप वाला लग रहा है। शायद मैं गलत भी हो सकता हूं। ये आई थिंक यही है, ट्रेड रिसीवेबल्स और लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम यूएस कंपनी 60 लाख रुपीस का। आई थिंक ये है क्वेश्चन नंबर 1 की जैसा। मैंने इसको एग्जाम भी टिक करवाया है और हमने ये किया भी है, देखो। यस 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 बिल्कुल। ईयर एंड में बैलेंस रेट हो गया 62, सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ AS11 ट्रम्प। Trade receivables includes amount receivable on Preksha rupees 10 lakh recorded at prevailing exchange rate 59. The exchange rate was 62. You are required to calculate the amount of exchange difference. Also explain the accounting treatment needed. चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 फिर से करवा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 फिर से करवा देते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं लॉन्ग टर्म लोन। ये साफ साफ बता रहा है भाई लॉन्ग टर्म लोन है। कितना? 30 लाख 60 रुपीज। तो आपका ये लोन होगा $50,000, ठीक है ना। अब इसके ऊपर एक्सचेंज लॉस ऑन सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, एक्सचेंज लॉस ऑन सब्सिक्वेंट मेजरमेंट कितना आएगा? 1 लाख रुपीस। इसका ट्रीटमेंट क्या है सर? तो बच्चों इसके ट्रीटमेंट दो हैं। ऑप्शन नंबर 1 प्रॉफिट एंड लॉस, चार्ज टू P&L अकाउंट, एंट्री होगी एक्सचेंज लॉस P&L डेबिट टू फॉरेन करेंसी लोन। और दूसरा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। सेकेंड ऑप्शन है, आप लिख कि नहीं लिख रहे हो मेरे साथ में कि नहीं? सेकेंड ऑप्शन है पैरा 46, अप्लाई पैरा 46। अब सोचो आरटीपी के 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन करके आए अपन, साला एक भी क्वेश्चन ऐसा दिखा, जबकि जैसे ही एमटीपी में आए और जैसे ही हम एग्जाम पेपर में आए तो देखो पैरा 46 पे आने लगे। अप्लाई पैरा 46 और यहां बोलेंगे इफ LTFCMI इफ LTFCMI, अब यहां क्या बताया नहीं है कि लोन आपने किस लिए लिया है, लोन का पर्पस नहीं बताया, तो हम बोलेंगे इफ LTFCMI इज इन रिलेशन टू परचेज ऑफ PPE, PPE न लिख के साला लिखना चाहिए डेप्रिशिएबल एसेट, देन exchange loss shall be capitalized to depreciable asset।
पीपी अकाउंट डेबिट कितना था 1 लाख। टू एक्सचेंज लॉस, depreciation shall be charged on revised value of PPE. If LTFCMI is not in relation to depreciable asset, तो डेट क्या है, डेट बताई नहीं, 2018 बताया, 2018 बताया है, then entire exchange difference shall be accumulated in foreign currency monetary item translation difference account, आपको फुल फॉर्म लिखना चाहिए, and amortize over loan period or up to 31st March 20, whichever is earlier. Whichever is earlier. Balance of unamortized balance of FC MIT difference account shall be presented under reserve and surplus, negative. Oh भाई, नोट कर लीजिए।
यस। नेक्स्ट पूछ रहा है ट्रेड रिसीवेबल। यार ये तो कर लोगे ना, ये तो वैसा ही है। ये ऊपर के हम करके आए, उमेश उमेश जो भी है, उमेश हो गया या कुछ भी लोग हो गए, वो वैसा वाला कर लोगे, मुझे पता है तुम कर लोगे, सभी बच्चे कर लेंगे। ये सेम टू सेम क्वेश्चन है, एक्सचेंज डिफरेंस निकलेगा, पीएनएल में जाएगा, यहाँ पैरा 46 नहीं लगेगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, देखें अब कौन सा क्वेश्चन है। X Limited purchased fixed asset costing rupees $5 lakh from an American bank. M&M, the amount was payable 6 months. The intermediate forward contract for 5 months, 62. Oh my God! Oh my God! Oh my God! नीचे का रेट की जरूरत नहीं है। 5 मंथ्स का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया है, हालांकि 6 मंथ्स का पेबल है और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है, $5 लाख पर है। ओ माय गॉड, सेम एज बताओगे क्वेश्चन नंबर कौन सा था? क्या यार, ये क्वेश्चन नंबर 4। चोरी करते हैं इधर उधर से बस। चलो क्वेश्चन नंबर 11। ये तो बड़ा अच्छा दिख रहा है यार, वाह। आ जाओ। करंट इंटरप्राइज हैविंग इट्स हेड ऑफिस इन मैंगलोर कर्नाटका हैज अ ब्रांच इन ग्रीनविले यूएसए। फॉरेन ब्रांच है। फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ ब्रांच। चलो कुछ तो नया आया। नवंबर 19 एट 31 मार्च 19। ठीक है। Fixed assets, opening inventory, cash, goods received from head office, sales, purchase, expense, remittance to head office account. Fixed assets were purchased on 1st April 15. उसने ये डेट क्यों दी है? इंटीग्रल के केस में मोस्टली ऐसा होता है कि वो फिक्स्ड एसेट्स की आपको ओरिजिनल डेट देता है, क्योंकि ओरिजिनल डेट के दिन जो भी रेट था आपको उसी रेट पर चेंज करना पड़ता है। तो क्या ये इंटीग्रल है? चेक करते हैं। डेप्रिसिएशन 10% पर एनम इज टू बी चार्ज ऑन फिक्स्ड एसेट ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है। डेप्रिसिएशन के रिस्पेक्ट में मैंने आपको बोला है कि डेप्रिसिएशन आप हमेशा पहले असेट को रुपी वैल्यू में कन्वर्ट करने के बाद निकाला करो। क्लोजिंग इन्वेंट्री एट ब्रांच $700। ठीक है। गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस वर रिकॉर्डेड एट 185,500 इन हेड ऑफिस बुक्स। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू 185,500 हो गई। रेमिटेंस टू हेड ऑफिस वर रिकॉर्डेड 162 इन हेड ऑफिस बुक्स। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू 162 हो गई। हेड ऑफिस अकाउंट इज रिकॉर्डेड इन हेड ऑफिस बुक्स 284,500। मतलब इसकी वैल्यू ये हो गई। 3 वैल्यूज तो मिल गई। इसके अलावा एक्सचेंज रेट ऑफ यूएस डॉलर एट डिफरेंट रेट्स कैन बी टेकन एज 1,415 पुराना रेट, क्योंकि हमारा करंट ईयर चल रहा है 19 वाला, तो 63 दिया हुआ है। क्यों दिया हुआ है? इंटीग्रल। क्वेश्चन में नहीं भी लिखा होगा, हम अज्यूम करेंगे इंटीग्रल। इसके अलावा उन्होंने आपको ओपनिंग दिया है, क्लोजिंग दिया है। एवरेज में निकाल लेता हूं, 65 प्लस 67 डिवाइड बाय 266। एवरेज रेट आपको दिया है 66। ट्रायल बैलेंस बनाओ आफ्टर बीइंग कन्वर्टेड इनटू इंडियन रुपीस इन अकॉर्डेंस विद एज लेवल। बस फिक्स असेट का रेट क्या होगा भाई? 63। ओपनिंग इन्वेंट्री भाई 65 ओपनिंग। कैश भाई 67 क्लोजिंग है। ये तो एक्चुअल हो गया। सेल्स 66, परचेज 66, एक्सपेंस 66, रेमिटेंस और बस खत्म। अब जो भी एक्सचेंज डिफरेंस आएगा, यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है, आपको अज्यूम करना है इंटीग्रल एफओ फॉरेन ऑपरेशन, और जो भी आपका एक्सचेंज डिफरेंस आएगा वो आप पीएनएल में ट्रांसफर करोगे। उन्होंने सिर्फ आपके ट्रायल बैलेंस पूछा है, मैं करवाऊं कि हो जाएगा? ऑब्वियसली हो जाएगा यार, इसमें क्या मतलब। अरे मालिक,
मैं उन बच्चों को बताना चाहता हूं जो बच्चे ये लेक्चर YouTube पर देख रहे होंगे आगे चल के, तो ये लेक्चर हमारे रेगुलर कोर्स का पार्ट है। हमारे रेगुलर कोर्स में ऑलरेडी हम बहुत अच्छे से पहले पूरा चैप्टर समझते हैं, पूरे क्वेश्चंस करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस हमने अपने रेगुलर कोर्स में ऑलरेडी करे हुए हैं, और जितना मेरे से हो पा रहा है मैं यहाँ पर फिर से ये क्वेश्चंस को रिपीट कर रहा हूँ, बट रिपीट हो रहे हैं, बट ये हम फिर से डिस्कस कर रहे हैं। जहां जहां सिंप्लिसिटी है वहां मैं सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ, बट हमने रेगुलर कोर्स में ऑलरेडी ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, हो जाएगा। प्रतीक, प्रेरणा, स्नेहा बोल रही है हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 जनवरी में आया है भाई, 5 मार्क्स का। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, नहीं नहीं क्यों लग रहा है कि ये क्वेश्चन अब भी हमने थोड़ी देर पहले किया। हमसे वो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पूछ रहा है। ये क्वेश्चन मैंने अभी, ये वाला जिसका मैंने ये बनाया पूरा चार्ट और ट्रेड रिजर्व वाला पॉइंट, चेक करना। जनवरी वाला, ये जनवरी 21 वाला क्वेश्चन ऐसा ही है। ये कह रहा है हमारे पास डेटर्स है 9 लाख रुपीस के, रिकॉर्ड किए गए 72 पे, तो 9 लाख डिवाइड बाय 72 मतलब $12,500, और बैलेंस शीट पर रेट हो गया 73.5, 72.5, 70 मतलब ₹1 तो इंटू 1, तो 12,500 रुपए का एक्सचेंज गेन। सर गेन क्यों? बेटा रेट बढ़ रहा है, नीचे वाला रेट ओपनिंग है और ऊपर वाला क्लोजिंग है स्पॉट, और ये हो गया आपका एक्सचेंज गेन 12,500। कहां जाएगा? P&L में। नीचे लॉन्ग टर्म लोन आपने रिकॉर्ड किया 75 लाख पे, 5 लाख उसमें से रीपे कर दिया, ठीक है ना, 70 रुपीज पे रिकॉर्ड किया 70.5 पे, तो 75 लाख डिवाइड बाय 70.5, ये हो गया आपका लोन, हो गया आपका 1068 नहीं 10638 3 मान लो या 2.98 बोल लो। ये आपने लोन रिकॉर्ड किया है, लोन आपका इतने का था, इंटरेस्ट पेड एज, ठीक है। डॉलर का रेट 72.5 था, फिर 73.5 हो गया, ₹1 का डिफरेंस, तो आपका रुपीस ये आ जाएगा 106383 कर देते हैं। इसका क्या करोगे? या तो P&L या तो पैरा 46। सर कुछ रीपे भी तो हुआ है। अरे रीपे हुआ होगा वो भी तो नए रेट के हिसाब से हुआ होगा ना, 73.5 रिकॉर्ड तो आपने पुराने रेट से हिसाब से किया होगा। और जो रीपे नहीं हो रहा है, जो रीपे नहीं हो रहा है वो भी आपका आउटस्टैंडिंग, आपका सब्सिक्वेंट मेजरमेंट होगा। मुझे लगता है आपसे ये क्वेश्चन हो जाएगा। हालांकि मैंने इसमें लिखा हुआ है कि सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन हैज नॉट बीन अपलोडेड बाय आईसीआई टिल द डेट ऑफ दिस प्रिंटिंग ऑफ दिस बुक, पर अब सॉल्यूशन आ चुके हैं, ठीक है ना, प्रिंटिंग पहले हो चुकी थी। सो गाइस इसी के साथ हमारा AS11 खत्म, इसी के साथ हमारा AS11 खत्म। क्वेश्चंस ठीक ठाक थे, ज्यादा हाई लेवल के क्वेश्चंस नहीं थे, एक दो क्वेश्चन छोड़कर। मुझे तो ज्यादा बोरिंग लगा ये। बोरिंग क्यों लगा? नहीं वैसे बोरिंग मतलब हमने जब AS11 किया था बहुत इंटरेस्टिंग किया था, बहुत सारी चीजें की थी, पर क्वेश्चन बैंक करके कोई नए क्वेश्चंस नहीं दिखे, कोई मजा नहीं आया किया जिसमें माइंड की एक्सरसाइज हो, पर ठीक है। सो हमारा AS11 भी डन। AS11 भी डन। चलिए रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स, हमारी नेक्स्ट क्लास में हम AS10 करेंगे, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच गाइस, अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, जय माता दी, अल्लाह हाफिज।